बच्चों, आप लोगों ने क्षितिज पाठ एक दो बैलों की कथा जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उस कहानी का आधा हिस्सा आपने पढ़ा था। उसकी मैंने व्याख्या भी की थी, लेकिन आधे हिस्से की व्याख्या भी बाकी रह गई थी। उसमें आपने देखा था कि ये कहानी आज़ादी की ओर लोगों को प्रेरित कर रही है। किस प्रकार आज़ादी लोगों को भाती है, पसंद आती है, और बिना आज़ादी के जीवन नर्क के समान लगता है। कभी कभी इस आज़ादी को प्राप्त करने में और भी समस्याएं आती हैं। जैसे जब बैल गया लेकर गया, गया ने उनसे दुगना काम लिया, खाने को भी अच्छा दाना चारा नहीं दिया। इससे बैल बहुत दुखी होते थे। और गया के घर में जो एक लड़की थी, वह बैलों से थोड़ी हमदर्दी रखती थी और वह रोज उन दोनों के लिए एक एक रोटी ले आती थी। लेकिन जब लड़की को भी लगा कि वास्तव में इन बैलों के साथ अन्याय हो रहा है, तो एक दिन उसने रस्सियों को उनकी खोल दिया। और यहाँ तक आपने पढ़ा था। और रस्सियों को खोल देने के बाद उसने जो है बैलों को आज़ाद किया। बैल भी सोचे कि अब यहाँ से भाग लेना ही उचित है। इस वजह से वो लोग अंधाधुंध भागने का मतलब कि उन्हें रास्ते का ज्ञान नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, रास्ता भी भूल गए। रास्ता भूलने में हाँफने लगे। एक बार सोचते बेकार में भागे। लेकिन फिर भी आज़ादी का महत्व उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो कभी कैद हुए हों। हालांकि झूरी के घर में कभी बैलों को कोई परेशानी नहीं थी। गया के यहाँ उन्हें ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। भागते भागते थक गए। सामने एक मटर का खेत था, मटर खड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा अब पहले मटर खा लेते हैं। भगवान की कृपा, उन्होंने मज़े से खूब मटर खाई, निकाल ली और थोड़ा उछल कूद भी करने लगे। लेकिन देखते क्या है, एक बड़ा सा सांड उधर से चला आ रहा है। और सांड क्या था कि पूरा हाथी था। दोनों ने सोचा अब न जान बचेगी। किसी तरह गया के घर से भागे, आज़ादी मिली। लेकिन आज यह सांड तो काम तमाम कर देगा, क्योंकि इतना भारी सांड का मुकाबला वो करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। ये नहीं जानते थे कि सांड भी हमेशा एक बैल से मुकाबला किया होगा, मल्ल युद्ध किया होगा। यहाँ दो मित्र थे जो हमेशा एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इसलिए दोनों ने सोचा कि अब इस सांड का मुकाबला अकेले तो ना करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा कि एक आगे से सांड के ऊपर हमला करेगा तो एक पीछे से करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब सांड हीरा को मतलब हीरे के ऊपर हमला होगा तो वो मोती जो है उसके ऊपर अपना वार करेगा, और अगर मोती के ऊपर सांड ने हमला किया तो हीरा वार करेगा। और वास्तव में इस तरह की एकता की संगठन शक्ति में आकर दोनों ने उस सांड का मुकाबला किया और सांड को अधमरा कर दिया। इतना अधमरा कर दिया कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। और अब फिर उन लोग खा पी कर जहाँ अभी थोड़े स्वस्थ हुए थे और थोड़ा ताकत आई थी, सांड का मुकाबला करते करते फिर थक गए। सामने मटर का खेत था, फिर वो मटर खाने लगे। हालांकि हीरा ने मना भी किया मोती से, लेकिन मोती नहीं माना। हीरा मेड़ के किनारे खड़ा रहा और मोती जो है जूते हुए खेत में चला गया। खेत में पानी भरा हुआ था। दो कौर भी न खा पाए थे, तब तक खेत का मालिक आ गया, मोटे मोटे डंडे लेकर उन पर बरसाने लगा और उन्हें सुबह काजी हौस में बंद कर दिया। दोनों बैल काजी हौस में बंद थे। अभी तक उन्होंने कभी भी काजी हौस के बारे में नहीं जाना था। वास्तव में आप लोग भी समझते होंगे कि काजी हौस क्या होता है, सब लोग नहीं जानते हैं। काजी हौस एक प्रकार की जानवरों की जेल होती है, जिसमें आवारा जानवरों को बंद कर दिया जाता है। घूमते रहते हैं सड़क पर, लोग फसलों का नुकसान करते हैं, या जिनके कोई मालिक ने छोड़ दिया है, बिना दूध देने वाली गाय होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको काजी हौस में बंद कर दिया। यह एक प्रकार की जानवरों के लिए जेल ही है। और ना तो वहाँ खाने के लिए
पूछा जाता है, ना पानी पूछा जाता है। अधमरे से जानवर वहाँ रहते हैं। इन्हें भी काजी हाउस के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने सोचा होगा कोई जैसा गया मालिक था ऐसा ये भी कोई मालिक होगा। लेकिन देखते क्या है कि वहाँ तो कोई सुबह से शाम तक कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो वहाँ और भी जानवर बंधे हुए थे वो भी एकदम मरे हुए से, किसी में जान ही नहीं थी। ऐसा देखकर उनको ये लगा अब यहाँ कैसे गुजारा होगा। सोचते रहे, सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। वहाँ देखे भाई भैंसें थीं, बकरियाँ थीं, घोड़े थे, गधे थे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं था। सब मरे से वहाँ पड़े हुए थे। सुबह से जब शाम बीत गई, दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। बैलों ने दीवारें चाटना शुरू किया। बाड़े की जो दीवार थी वो कच्ची मिट्टी की थी। दीवार कच्ची मिट्टी में थोड़ी थोड़ी नमकीन नमकीन खुशबू भी आती है, उसी से अपना काम चला रहे थे। लेकिन उससे क्या होने वाला था। अब उन्होंने सोचा कि हो ना हो इस दीवार को ही तोड़ देंगे। और सींग तो उनके थे ही अच्छे, पहने मोटे तगड़े हैं। आज जो हीरा को कभी जल्दी क्रोध नहीं आता था, उसे भी क्रोध आ गया। उसने बाड़े की दीवार को सींग से तोड़ना चाहा। तो उसने सींग गड़ाया तो एक जो है टुकड़ा दीवार से गिर गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके हम दीवार को आराम से गिरा सकते हैं। शाम को लालटेन लेकर जो बाड़े का चौकीदार है वो आया। काजी हाउस में एक और भी बात होती थी कि जानवरों की हाजिरी ली जाती थी, गिनती की जाती थी कि कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया या कहीं से कोई भाग तो नहीं गया। तो चौकीदार ने देखा कि जब से ये 2 बैल आए हैं, इन 2 बैलों ने तो बाड़े की दीवार ही खराब कर दी, आधी दीवार खराब है। तो हीरा को और ये भी समझ गया कि ये काम हीरा ने किया है और हीरा को उसने मोटी रस्सियों से बांध दिया। जब वो हाजिरी लेके चला गया चौकीदार, तो फिर दोनों ने सलाह की कि किसी भी तरह से इस बाड़े की दीवार तोड़ देंगे और यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। एक बार ये भी सोचते कि फिर पकड़े गए, फिर यहाँ बांध दिए जाएंगे। मोती ने दीवार में पुनः उसी जगह फिर से सींग मारना शुरू किया। चौकीदार भी चला गया था और वो जान रहे थे कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है। 2 घंटे की जोर आजमाइश थी। दीवार बहुत पुरानी भी थी, कच्ची दीवार थी और पूरी ताकत लगाने के कारण जो है दीवार टूट गई। जैसे ही दीवार टूटे सभी जानवर चैतन्य हो गए। सबसे पहले घोड़ियाँ भागी, 3 घोड़ियाँ थी, फिर बकरियाँ भागी, फिर भैंसें भागी, लेकिन गधे अभी जहाँ के तहाँ खड़े थे। हीरा ने पूछा भी, भाई तुम लोग क्यों नहीं भागते हो? गधे ने मन में विचार किया, जो पकड़ लिए गए फिर से बांध दिए जाएंगे, क्योंकि वास्तव में गधे थे, उन्हें आज़ादी का कोई विशेष महत्व मालूम नहीं था। वो जानते हैं कि गधे का जीवन जैसे वहाँ बाहर है वैसे ही भीतर है। कहा भी जाता है लोग गधे की तरह काम करना है। और हालांकि बैलों को भी उसी सेंस में लिया जाता है कि जिससे बहुत काम लिया जाता है, कहते हैं कि उससे तो भाई बैलों की जैसा काम लिया जा रहा है। तो गधे और बैल में थोड़ा ही अंतर है, फिर भी गधे से बैलों की जो कैटेगरी है वो थोड़ी अच्छी है और यह बुद्धि में बैल जो है गधों से कहीं आगे हैं। तो बैल जो है वह कहीं आगे होने के कारण इसलिए वो स्वतंत्रता का महत्व समझते थे और इसीलिए वो जो मोती है वो अपने मित्र की रस्सी काटने में जुट गया। रस्सी तो कटी नहीं और मोती चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र को संकट में छोड़कर वो भी भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने ये प्रण किया था कि जहाँ भी रहेंगे हम लोग साथ रहेंगे। ये वास्तव में ये उनकी मित्रता को दर्शाता है। और सुबह जब गांव मुंशी और चौकीदार बाड़े में आए, जो हालत देखी बाड़े की, देखकर जो अफरा तफरी मची, यह तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हड़कंप मच गया। सब जानवर चले गए, किसकी नीलामी होगी, क्या होगा। और ये भी समझ गए ये जो काम है बैलों का ही है, ये 2 बैलों का है। उन लोगों ने इसे पुनः मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। 1 सप्ताह तक बैल जो है बंधे रहे। एक दिन बाड़ी के सामने डुबकी बजने लगी। देखते देखते दोपहर तक 50-60 आदमी जुट गए।
दोनों बैलों को निकाला गया, उनकी थोड़ी साफ सफाई की गई, खातिरदारी की गई। बैलों को समझ में आ गया कि शायद हमें कोई मालिक दूसरा खरीदने आ रहा है। बैलों को थोड़ा मन में ये भी हुआ कि यहाँ से हो सकता है अच्छा आदमी मिले, लेकिन उन बैलों को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि बैलों के शरीर में जान ही नहीं रही थी। 1 सप्ताह तक जब भोजन पानी मिला नहीं तो जो बैल हट्टे कट्टे थे एकदम मरियल से हो गए। एक सहसा डरियल आदमी आ गया, आँखें उसकी लाल लाल, एकदम क्रूर, अत्यंत कठोर मुद्रा में। उसने बैलों के पेट में कूल्हे के सामने हाथ ऐसे गड़ा गड़ा कर देखा, इसमें कुछ मांस है कि नहीं। दोनों बैल को समझने में देर नहीं लगी, लगता है कि ये कोई कसाई है, आज यह हमें काट डालेगा। भगवान का ही सहारा था। दोनों ने सोचा भगवान सबकी मदद करते हैं, क्या हम लोगों की मदद नहीं करेंगे। और ये सोचकर आगे वो सोच रहे थे कि जब दया करते हैं तो हम लोगों के ऊपर भी ईश्वर की दया अवश्य होगी, यह विश्वास उनको बना था। डरियल ने उन बैलों को खरीद लेने के बाद उनको साथ ले जाने लगा। रास्ते में और भी कई खेत हार मिले, कई जानवर अपने अपने खेतों में चल रहे थे, कोई उछल कूद कर रहा था। बैलों को देखकर बड़ा दुख हुआ, वो भी किसी दिन ऐसे ही खेलते कूदते थे, लेकिन आज यह ले जाकर हम लोगों को काट डालेगा। लेकिन देखते क्या है कि वो रास्ता जाना पहचाना है, उन्हें उसी रास्ते से गया लेकर गया। तो जब उन्हें जाना पहचाना लगा तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना हो। बैलों ने सोचा कि अब तो घर नज़दीक आ गया है और यह हमारे ऊपर वास्तव में भगवान की ही कृपा है। बैल जो है अपने घर को सामने या नज़दीक पाकर गांव को एकदम खुशी से उछलते कूदते भागने लगे। अब तो उनके शरीर में दुगनी शक्ति आ गई थी। बैल समझ नहीं पा रहे थे कि इस आज़ादी का महत्व क्या होता है, और दौड़ते दौड़ते अपने ही स्थान पर पहुंच गए। झूरी जो है धूप सेक रहा था, अपने द्वार पर बैठा। झूरी ने भी बैलों को देखकर आनंद का अनुभव किया। झूरी ने बैलों को सहलाने लगा। तब तक देखते हैं कि वो डरियल पीछे पीछे आ गया और उनकी रस्सियाँ पकड़ने लगा बैलों की। बैल जो है अब डरियल के हाथ में आने वाले नहीं थे। झूरी से डरियल ने कहा कि भाई ये बैल मेरे हैं, कसाई था, अब मैं इनको ले जा रहा हूँ। झूरी ने कसाई से कहा ये बैल मेरे हैं और मेरे थान पर आकर खड़े हैं। कसाई ने कहा मैं तो अभी इन्हें नीलामी से लेकर आ रहा हूँ मवेशी खाने से, इसलिए ये बैल मेरे हैं, मैं अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूँगा। मोती यह सब देख रहा था और डरियल ने ज़बरदस्ती मोती को पकड़ना चाहा। मोती ने इस कदर उसका पीछा किया कि वह दूसरे गांव में जाकर खड़ा हुआ और वहीं से ही गाली दे रहा था, धमकियाँ दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन सूरवीर की भांति मोती उसका मुकाबला कर रहा था। थोड़ी देर बाद थक कर वह डरियल अपने आप भाग गया और मोती अपने घर पहुँचता है। हीरा भी बहुत खुश होता है मोती को देखकर। घर के सभी सदस्य प्रसन्न होते हैं, मालकिन उसका स्वागत करती हैं और थोड़ी ही देर में उनके नाद में दाना चोकर खली आती है और दोनों बैल प्रसन्नता पूर्वक खा लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने घर में पहुंचकर जो सुकून बैलों को प्राप्त हुआ, वैसा सुकून उन्हें अभी तक कहीं नहीं मिला था। यही अपनी आज़ादी की कीमत है और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हम भारतीयों ने भी जी जान लगा दिया था। अब आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए और मैं उनको आपको समझाई देती हूँ। जिसमें कि पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद जानवरों की पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? काजी हाउस मैंने पहले भी बताया था, एक प्रकार की जेल है जिसमें ऐसे आवारा पशु रखे जाते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है और उनकी रोज़ हाजिरी इसलिए ली जाती है कि कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। वहाँ से ये पता रहता है कि जानवर जो है कोई खरीद रहा है तो उसकी जो आमदनी होती है उसी से उनका दाना चालू चलता है।
इस प्रकार हाजिरी देने का यही कारण है। अब आता है दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों हो गया? छोटी बच्ची की माँ मरी, अतः उसे बैलों को ही अपने घर से बिछोड़ने का दर्द उसको महसूस हो रहा था, इसलिए बैलों के प्रति छोटी बच्ची को प्रेम हुआ। अगला है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक प्रकार के नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, जैसे अत्यंत सीधा सरल सहनशील होना उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यधिक सीधा होता है उसे मूर्ख समझा जाता है। ये बैलों के माध्यम से ये बताया गया है। गधे के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई है कि अत्यंत सीधे व्यक्ति को लोग गधे की भांति समझते हैं और उससे गधे जैसा ही काम देते हैं। दूसरा है, आज़ादी के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज़ादी प्राप्त करना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोग भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ये भी बात है, ऐसा नहीं है कि हम संपन्न हैं तो हमें कोई मतलब नहीं, हम तो आज़ाद हैं, हमें दूसरे की आज़ादी से क्या लेना चाहिए। दूसरा है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब आइए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति गूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? वास्तव में लोग गधे को मूर्ख के रूप में ही प्रयोग करते हैं कि गधा वास्तव में मूर्ख होता है, लेकिन प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख न बताकर उसके अंदर सरलता, सहनशीलता और सज्जनता जैसे गुणों का रूप देखा है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कहानी में अनेक ऐसे स्थान आए हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती वास्तव में गहरे मित्र थे। देखिए, जब हल या गाड़ी में दोनों को जोता जाता था तो दोनों की ये कोशिश रहती थी कि अधिक से अधिक भार उनके अपने कंधे पे हो। दूसरा है, जब मटर के खेत में दोनों बैल चल रहे थे और हीरा तो एक किनारे थोड़ा खड़ा हो गया और मोती धंसने लगा, तो चाहता तो हीरा वहाँ से भाग सकता था, लेकिन मोती वहाँ को धंसा हुआ कीचड़ में देखकर वहाँ से भागना उचित नहीं समझा। तीसरा है, जब सांड उन दोनों पर हमला करता है तो भी दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। ये सबसे बड़ी मित्र की पहचान है। दीवार गिरने पर काजी हौस की जब दीवार गिरी तब हीरा को बांध दिया गया और मोती उस समय आज़ाद था। मतलब हीरा को मोटी रस्सी से बांधा गया था और हीरा अपने थोड़ी पतली रस्सी से था, इसलिए उसने रस्सी को ही आज़ाद हो गया। लेकिन चाहता तो उस समय मोती वहाँ से भाग सकता, लेकिन अपने मित्र को कठिनाई में देखकर वह भी वहाँ से भागना उचित नहीं समझा। इस प्रकार से हमें कई ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जहाँ दोनों मित्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इससे पता चलता है कि उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न है 6। लेकिन औरत जाकर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। इस कथन के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था, शारीरिक यातनाएं दी जाती थी और मानव समाज जो सभ्य कहलाता है वह महिलाओं का अनादर करता था, उन्हें उतना सम्मान नहीं देता था। लेकिन हीरा मोती जो है वो इतने ज़्यादा समझदार थे, उसमें भी हीरा तो इतना समझदार था कि वह किसी भी प्रकार से औरतों के ऊपर हमला करना उचित नहीं समझता। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? ऐसा है कि किसान जीवन में मनुष्य और पशु दोनों का घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के बिना दोनों की जिंदगी अधूरी है।
आजकल फिर भी कह सकते हैं कि ट्रैक्टर से खेती होने लगी है, इसलिए अब बैलों का इतना विशेष महत्व नहीं है। परंतु एक जमाने में जब खेती बैलों से ही होती थी तो जानवरों का उपयोग बहुत ही जरूरी होती थी। ऐसा कोई घर नहीं होता था जहाँ जानवर ना हो, क्योंकि कहीं जाना है आना है बैलगाड़ी का ही सहारा लेना पड़ता था। अतः जानवर भी मनुष्यों के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि मनुष्य के घर से उनको दाना चारा मिलता था, सुरक्षित थे, और मनुष्य भी उनके द्वारा अपने कार्यों को करता था, इसलिए उनका भी काम पूरा होता था। अगला है प्रश्न, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सबको आशीर्वाद दें। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। देखिए, मोती स्वभाव से उग्र था, लेकिन फिर भी दयालु था। किसी पर भी अत्याचार होते हुए वह देख नहीं पाता था, किसी अत्याचारी से वह भूल जाता था और कांची हौसले में उसने बाहर की दीवार तोड़ दी, कैद पशुओं को आज़ाद कर दिया। जबकि हीरा ने उसे बताया भी कि अब मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी और चाहे तो वह वहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसने अपनी रस्सी खींच कर तोड़ ली थी और हीरा मोटी रस्सी से बना था, लेकिन दयालु स्वभाव होने के कारण वह वहाँ से नहीं भागता है और पुनः अपने मित्र के साथ ही बन जाना उचित समझता है। अगला प्रश्न है 9, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहने का मतलब यह है कि वो जो हीरा मोती थे वे एक दूसरे की भावनाओं को इतने अच्छे से समझते थे कि मनुष्य भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते। हालांकि दावा ये मनुष्य करता है कि मैं बहुत अच्छे से हम लोग समझदार हैं, सब कुछ है और दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी शक्ति उन मनुष्यों में भी नहीं है जो हीरा मोती में है। अगला है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन देती। गया के घर में जो लड़की थी वह उन बैलों के लिए एक एक रोटी ले आती थी। बैल भी उस रोटी को खाकर तृप्त हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि उन्हें लगता था कि इस घर में मुझे कोई चाहने वाला है। अभी तक तो ये लगता था कि गया के घर में केवल उनसे एक तरीके से बदसलूकी होती है, जो व्यवहार किया जाता है, लेकिन लड़की का प्रेम उन्हें वहाँ से हटने नहीं देना है। अगला है प्रश्न 10वां, गया ने हीरा मोती को 2 बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। यह आपका एक विकल्पीय प्रश्न है जिसमें कि 4 विकल्प दिए हैं, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही विकल्प है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो दूसरे की जानवर होते हैं लोग उन पर खर्च करना उचित नहीं समझते हैं। अब आपके लिए ये रचना और अभिव्यक्ति है, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की किस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। वास्तव में शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना उचित है और इस कार्य में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। यह हमें हीरा और मोती की कहानी से स्पष्ट है। अन्याय, अत्याचार और शोषण को सहना भी एक अपराध है, इसलिए इसके खिलाफ बोलना मनुष्य का धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। जो व्यक्ति अन्याय को सहता है तो सामने वाला जो है वह और भी अत्याचार कर सकता है। अगला है प्रश्न 12वां, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? वास्तव में यह लड़ाई परोक्ष रूप से आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती और कहने का मतलब ये है कि जब प्रेमचंद का युग था उस समय आज़ादी की लड़ाई
जोरों पर पकड़ रही थी। प्रेमचंद ने भी अपनी इस आज़ादी की लड़ाई को बैलों के माध्यम से स्पष्ट किया है। भाषा अध्ययन पर अब आइए। 13वां प्रश्न है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर भी जोर लगाता हूँ। इस वाक्य में आपको देखिए ही और भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द निपात कहलाते हैं। निपात का मतलब होता है जब किसी शब्द पर जोर दिया जाता है, जैसे तुम्हें भी आना है। कहने का मतलब है तुम्हें आना है तो है ही है, लेकिन जरूर आना है, तुमने ही यह किया है। कहने का मतलब यह है कि यह कार्य तुम्हारे द्वारा है। तो भी तक 2 बजे तक आ जाना है। तो 2 बजे तक आ जाना मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना है, यह कहने का मतलब है। तो इस प्रकार के 5 वाक्य आप अपने पुस्तक से छांट लीजिए। अगर ना समझ में आए तो मैं पुनः फिर भी बता देती हूँ कि आप लोग भी किसी शब्द पर जोर देने के लिए कीजिएगा। जैसे तुम्हें भी आना है, 2 बजे तक आ जाना है। इस तरह से आप जो है अन्य शब्दों का जो वो है, आप ऐसे अन्य वाक्य जो है ये शब्दों को देखते हुए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छाटिए और उनके भी भेद बताइए। पहला प्रश्न है इसमें, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यह संज्ञा आश्रित मिश्रित उपवाक्य है, जिसमें कि उपवाक्य है वह किस से शुरू हो गए हैं कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। यह उपवाक्य है और संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा है, सहसा एक डरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। इसमें जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, यह उपवाक्य है और यह विशेषण आश्रित मिश्रित उपवाक्य है। तीसरा है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यह सरल। और चौथा है, मैं देखूंगा तो दिखेंगे, यह संयुक्त वाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे आप छांट लीजिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। कई जगह इन्होंने आप देखेंगे कि मुहावरों का प्रयोग किया है, जैसे बचिया के ताऊ हैं, और भी ऐसे कई स्थान हैं जहाँ उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। और प्रेमचंद की भाषा वैसे भी मुहावरेदार भाषा है। आप देखेंगे कि कई जगह मुहावरों का प्रयोग किया है। आप पाठ से संबंधित मुहावरों को छाट कर लिख लीजिए। अब आप पाठ को जरूर पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, उससे संबंधित अन्य प्रश्न जो हैं जो आपके पुस्तक में नहीं है वह भी आप कोशिश करके अपने आप हल कीजिए, निकालिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका इससे लाभ हो। कठिन शब्द आपके जो हैं दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिए। धन्यवाद।